right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर 5वीं वीडियो उत्तराखंड जीके MCQ की, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVR उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुक्तेश्वर में। ठीक है, मुक्तेश्वर में इसकी जो स्थापना की गई थी 1893 में की गई। ठीक है, तो 1893 में जो इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम जो था, ठीक है, जैसे आज IVR है, 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया गया था। फिर 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च हो गया। फिर बाद में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम जो हो गया वो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। अब इसमें कई रोगों का यहाँ पर खोज की गई, टीके की खोज की गई। जैसे 1924 में एडवर्ड ने रिंडरपेस्ट नामक यहाँ पर टीका खोजा था, रिंडरपेस्ट की दवा खोजी थी। और इसके अलावा मुर्गियों की रानीखेत बीमारी जो थी उसका जो टीका यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों पर बना हुआ है? ठीक है, तो टिहरी बांध जो किन नदियों के संगम पर बना है इसकी हम बात करते हैं। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है। टिहरी बांध की जो योजना थी उसको योजना आयोग द्वारा सन 1972 में मंजूरी दी गई थी। उसके बाद 1978 में सिंचाई विभाग ने परियोजना का कार्य प्रारंभ किया। 1978 में ही टिहरी बांध का विरोध होना शुरू हुआ, विरोध काफ़ी जोरों शोरों से हुआ। तो 1978 में यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति की यहाँ पर स्थापना की गई और बांध के कार्य को रोका गया। उसके बाद जब यह समिति को बनाई गई थी, जब बांध के कार्य रोका गया तो इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन PM थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने पर्यावरण मूल्यांकन समिति का गठन किया और पर्यावरण मूल्यांकन समिति की परियोजना की समीक्षा का कार्य सौंपा, क्या ये परियोजना आगे बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1988 में यहाँ पर THDC की स्थापना हो गई, टिहरी जल विवाद निगम की स्थापना हुई और उससे इस बात का निर्माण कार्य इसको अगले साल सौंप दिया गया। 1986 में यहाँ पर 1986 में रूस के साथ भी समझौता हो गया, रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव आए और उन्होंने टिहरी बांध के साथ निर्माण का समझौता किया। ठीक है, 1996 में फिर यहाँ पर एक हनुमंत राय समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो कई समितियों का गठन करने के बाद, कई भूकंप रोधी तकनीक अपनाने के बाद 2001 फिर उसके बाद 2006 में बांध बन के तैयार हो गया था और इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। यह सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 इसकी मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका कार्यक्षेत्र पर्यावरण रहा है? तो इसमें हम देखेंगे कि इससे सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे उनका जन्म 1927 में टिहरी में हुआ था। 1927 में कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। और टिहरी में जो मरोड़ा गांव था वहाँ हुआ था। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा सबसे ज़्यादा विख्यात है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन को महत्वपूर्ण जो हम कहते हैं जो चिपको आंदोलन था उसको दुनिया के सामने सबसे ज़्यादा फेमस करने का श्रेय इनको जाता है। और 1981 में इसी वजह से इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने उसे लेने से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा इनको 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1857 में विद्रोह में उत्तराखंड से किसकी मुख्य भूमिका अदा की थी? तो इसका सही आंसर है कालू मेहरा। 1857 की जो क्रांति थी उसमें कालू मेहरा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने भाग लिया। अगला हो जाएगा 5वां, किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी को जनता से राजशाही से मुक्ति मिली? ठीक है, टिहरी की जनता को जो राजशाही से मुक्ति मिली थी वो थे श्रीदेव सुमन। ठीक है, श्रीदेव सुमन का जन्म टिहरी में ही हुआ था, टिहरी के जौल गांव में 1916 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
इन्होंने 1930 में जब 14 वर्ष की आयु के थे तो इन्होंने उस समय गांधी जी के संपर्क में आकर गांधी जी से प्रेरणा लेकर नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, सबसे पहले उसी समय ये 14 वर्ष के थे जब ये जेल गए थे। तो 23 जनवरी, इनको हम जानते हैं वैसे, 23 जनवरी सन 1939 को 1939 को इन्होंने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की थी। ठीक है, और बाद में इनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो 1943 में जब इन्होंने टिहरी में प्रवेश करना चाहा तो इनको 1943 में दोबारा बंद कर दिया गया। फिर 1944 में सिद्धेश सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा नाम है सिद्धेश सुमन का, जिन्होंने टिहरी राज्य जो राजशाही है उससे लड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किया और अंततः सफल भी रहे। हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी, जब तक ये टिहरी अलग से राज्य बनता उससे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला है तिलारी नरसंहार जो है घटित हुआ था। तिलारी नरसंहार जो घटित हुआ था यह टिहरी में 30 मई 1930 को हुआ था। इसको इसको उत्तराखंड का यूके का जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको बोल देते हैं। इसमें चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलाई थी, जिसको जनरल डायर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो यह जो कांड हुआ था तिलारी नरसंहार, एक्चुअल में वन की जो अधिनियम था या वन जो नियम थे उसमें परिवर्तन किया गया था, उसके कारण यह कांड हुआ था। अगला है हरेला क्या है? हरेला एक त्यौहार है। ठीक है, हरेला क्या है? एक त्यौहार है जो कुमाऊं में मनाया जाता है, गढ़वाल में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हरेला बोया जाता है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। ठीक है, अगला हो जाएगा उत्तराखंड में की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। ठीक है, तिलहरी कहाँ पहना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गले में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा मंदिर है जो रावण की पूजा होती है? तो यह है आपका बैरास कुंड। ठीक है, बैरास कुंड जो है चमोली में, यहाँ पर रावण की पूजा होती है। ऐसा मानते हैं कि रावण ने यहाँ पर तप किया था। ठीक है, शिव को प्रसन्न करने के लिए। अगला है किसाऊ बांध कहाँ पर है? किसाऊ बांध जो है यह टॉन्स नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? टॉन्स नदी पर यह बांध जो है किसाऊ बांध 600 मेगावाट का है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है जो दक्षिण को बहती हुई आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ चले जाती है। ठीक है, तो इंद्रावती जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन जो है इसमें उत्तर की तरफ उत्तरवाहिनी है और दक्षिण से उत्तर की तरफ मिलने वाली एक नदी है सोन नदी। पटना जिसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों के संगम पर पटना स्थित है। गोमती भी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल से निकलती है और यमुना जो है वो उत्तरकाशी से निकलती है और इलाहाबाद में इसमें मिल जाती है। अगला है प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 की अवधि कब हुई थी संपन्न? तो ये तो 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक हुई थी और इसके बाद अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो 12 साल बाद यह होती है संपन्न नॉर्मली और 280 किलोमीटर लंबी यह टोटल है, जो आपका नौटी से लेकर हेमकुंड तक का इसका पूरा 280 किलोमीटर की पदयात्रा है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम। मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ा धर्म अल्पसंख्यक है। ठीक है, इसमें सिख, ईसाई, जैन जो है इनकी आबादी बहुत कम है और अधिकतम मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में ज़्यादा है। अगला है प्राचीन शैल चित्रों वाला लखू गुफा स्थित है। लखू डियार जो स्थित है यह अल्मोड़ा में स्थित है। सन 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा इसको दुनिया के सामने रखा गया, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इस लखू गुफा में लाल रंग के शैल चित्र बनाए गए हैं। इनका जो विषय है वो सामूहिक नृत्य है, क्योंकि एक के साथ एक नृत्य करते हुए, हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए वहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, इस शैल चित्र की जो तुलना की जाती है वो भीमबेटका के शैल चित्रों के बराबर की जाती है, यानी कि काफ़ी प्राचीन यह शैल चित्र हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी जो है वो हिमनद से नहीं निकलती है, यानी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, बल्कि वो धार से आपका कौसानी के पास से निकलती है, नॉर्मल जगह से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा स्रोत नहीं है जो हिमनद, जैसे कि हिमनद का मतलब यमुना जो है बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है। मंदाकिनी जो है आपका टिहरी में
टिहरी से निकलती है, ठीक है। सॉरी, मंदाकिनी जो है आपका वो रुद्रप्रयाग से निकलती है, चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है, चौराबाड़ी ताल से निकलती है, ठीक है। तो कोसी जो है वो नॉर्मल एक स्रोत से निकलती है, ज़मीनी स्रोत से, और धीरे धीरे उसमें फिर कई स्रोत मिलते हैं, उसके बाद नदी का रूप धारण कर लेती है। अगला है महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमकूट, इसको कहा गया है कैलाश पर्वत को। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है। सन 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का, ठीक है। उससे पहले तिब्बत जो था स्वतंत्र प्रदेश था। स्वतंत्र प्रदेश जब रहा तिब्बत को चीन ने कैप्चर कर लिया था 1950 के बाद। तो चीन का युद्ध हुआ था, मतलब वो तिब्बत को हरा दिया था और तिब्बत को उसने अपने उसमें मिला लिया, ठीक है, अपनी ज़मीन समझ के उसको अपने उसमें मिला लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद 1981 में चीन और भारत के साथ एक समझौता हुआ कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को हम लिपुलेख दर्रे से ले जा सकते हैं। तो 1981 में यह आज्ञा प्रदान की गई थी चीन के द्वारा कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि कैलाश जो पर्वत है वो तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत जो है वो चीन के अधिकार में है। तो इस वजह से चीन ने बीच में ये जो बंद कर दिया था। और 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के साथ भारत का युद्ध हुआ था। 1962 में चीन युद्ध भारत के साथ हुआ था, तो उसमें भूटिया जो व्यापार था वो भी सब बंद हो गया, तिब्बतियों के साथ जाना भी बंद हो गया, तिब्बत के वहाँ जाना बंद हो गया। उसके बाद 1981 में फिर इसको दोबारा लिपुलेख दर्रे से इसको खोल दिया गया था। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तब भी आपको होगा लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़। अगला है नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नंधौर दून जो है नैनीताल में है। नंधौर नदी के आसपास के क्षेत्र को नंधौर दून के नाम से जाना जाता है। सन 2012 में यहाँ पर नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना भी कर दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है 19वां, हिमालय के मुख्य सीमा भ्रंश MCT, मुख्य सीमांत भ्रंश जो सीमांत नहीं, मुख्य सीमा भ्रंश जो MCT वो पृथक करता है। तो ये आज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ठीक है। तो हिमालय को किस प्रकार से बात अगर देखो, ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, यानी कि जिसको लघु हिमालय कहते हैं, फिर शिवालिक है। तो शिवालिक हिमालय है, तो इनके बीच में एक सचर जोन होता है, एक ऐसा जोन होता है जो इन दोनों को अलग करता है। MCT मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश हमेशा पूछा जाता है, बार बार आ चुका है, और इसका सही आंसर है महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अगर कहा जाए कि मुख्य सीमांत भ्रंश आ जाएगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट आ जाएगा। तो जो मेन बाउंड्री वाला है, सीमांत वाला है, वो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पड़ता है, यानी कि शिवालिक को आपका लघु हिमालय को अलग करता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। इसकी स्थापना हरिद्वार में 22 मार्च सन 2002 को की गई थी, ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो नानक सागर जो है जलाशय है, यह नानक मत्ता के पास में है, ये भी आपका उधमसिंह नगर में पड़ता है। सात ताल नैनीताल में पड़ता है। हरिपुर जलाशय भी है, उधमसिंह नगर में ही पड़ता है। अगला है प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर जो है यह श्रीनगर के नज़दीक में स्थित है, ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पर श्रीनगर के पास पौड़ी में स्थित है। अगला है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक जो था बसंत देव है। बसंत देव उसका संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया है पुरानी वीडियो में भी। अगला है निम्न में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? नानक सागर बांध जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उधमसिंह नगर में, ठीक है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला है चंडी प्रसाद भट्ट को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया था, वो कौन सा पुरस्कार था? ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में इनको दिया गया था। 1982 में इनको दिया गया था। इसको एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ था, ठीक है, तो 1934 में जन्म हुआ था। बाद में ये सामाजिक आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़ गए थे, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे पर्यावरण के साथ जुड़ गए। पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। चिपको आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
1964 में इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए दालियों का दगड़िया नामक एक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना भी की। पर्यावरण के लिए जो इनको बहुत इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया। 1982 में इसीलिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 1986 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2005 में पद्म भूषण सम्मान से भी इनको नवाजा गया था। उसका गांधी शांति पुरस्कार भी इनको 2013 में दिया गया है। चंदी प्रसाद भट्ट जो मतलब चंदी प्रसाद भट्ट का जो काम रहा, इनका क्या रहा, ज़्यादातर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना इनका ज़्यादा काम रहा। ये सिर्फ 2 लोगों को मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी तक का उत्तराखंड में। एक 2009 में मिला, वो दीप जोशी को मिला, और एक इनको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी। पौड़ी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में पारित की गई थी। ठीक है, 2021 में एक नई रिपोर्ट आई थी, इससे वन रिपोर्ट की 17वीं वन रिपोर्ट थी। इसमें उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल जो था 24,24,305, ठीक है, 0.13 वर्ग किलोमीटर था। इसमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वन जो थे वो पौड़ी जिले में थे। ठीक है, मध्यम सघन वन जो पौड़ी जिले में है उसका नैनीताल और उत्तरकाशी में है। ठीक है, प्रतिशत की मात्रा में हम देखें तो नैनीताल में, यानी कि सर्वाधिक अति सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है वो उधमसिंह नगर में, उसको ध्यान देना। सबसे अधिक ज़्यादा हम पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी में है, फिर नैनीताल में है, फिर उत्तरकाशी में, चमोली में है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सबसे कम पूछ देता है, सबसे कम है उधमसिंह नगर में, फिर उसके बाद हरिद्वार में है। ठीक है, इसको ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, डॉट डॉट के नाम से जानते हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को हम जानते हैं आपका वृक्ष मानव के नाम से जानते हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो थे ये नागेंद्र सकलानी के भाई हैं। ठीक है, नागेंद्र सकलानी जो थे टिहरी स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा होगा नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो नागेंद्र सकलानी के भाई थे और पर्यावरण के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा। 1986 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार इनको दिया गया था। इनको उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी राम। तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। कहाँ? जॉली ग्रांट में। जॉली ग्रांट कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट इनके द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता जो है ये है घनानंद पांडे। ठीक है, इनको दिया गया था 1969 में। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहब जोगी के वेश में रहे थे? ठीक है, तो उत्तराखंड के जो नाना साहब जोगी के वेश में रहे थे, ये रहे थे उत्तरकाशी में। देखिए नाना साहब जो थे ये इसलिए यहाँ पर रहे थे, इसका कारण हम जानते हैं। 1857 की क्रांति इसका मेन कारण है। 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में अलग अलग राज्यों से अलग अलग अपने, उस समय राज्य ही कहेंगे हम क्योंकि उस समय भारत अखंड नहीं था, अलग अलग राज्यों के जो थे वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। जैसा हम पढ़ते हैं कि झांसी की रानी ने जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने झांसी से इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा कुंवर सिंह जो थे, बाबा कुंवर सिंह, उन्होंने बिहार से इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा अवध यानी कि हम लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा खान बहादुर खान ने बरेली से इसकी शुरुआत की थी। तो ऐसे ही आपका नाना साहब ने कानपुर से, ठीक है, ये मोर्चा संभाला था। बाद में लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये एक साथ तो शुरू हुई नहीं थी, इसलिए अलग अलग जगह पर हुई थी, तो उनको अंग्रेजों ने इनको आराम से हरा दिया था। ये कोई सफल क्रांति नहीं रही, असफल रही। हालांकि अंग्रेजों को भगाने में हम लोग सफल नहीं रहे उस समय। तो 1857 में जब हुआ कि नाना साहब को जब देखा कि हम हार रहे हैं, तो नाना साहब जो हैं वो कुछ दिन जोगी के वेश में उत्तरकाशी में रहे थे। उसके बाद नेपाल चले गए थे, बाद में पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई थी। तो नाना साहब जो रहे वो उत्तरकाशी में रहे, तो उसका कारण था 1857 की क्रांति। अगला है किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो हो जाएगा सोमचंद। सोमचंद ने सन 700 ईस्वी में कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की थी। उत्तराखंड में बंदूक मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखपत सिंह रावत। लखपत सिंह रावत एक्चुअल में टीचर रहे हैं और इनको आधुनिक जिम कॉर्बेट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे बाघों का शिकार किया है जो नरभक्षी बाघ बन गए थे। ठीक है, अगला है मुकुंदीलाल संग्रहालय की जनपद में है। तो मुकुंदीलाल संग्रहालय जो है वो कोटद्वार में स्थित है। मुकुंदीलाल जो थे बैरिस्टर थे और इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। 1922 में इन्होंने
तरुण कुमाऊं नामक एक लैंसडाउन से समाचार पत्र भी निकाला था। फिर आज़ाद भारत हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद ये फिर इन्होंने क्या करा, 20वीं सदी में मौला राम के जो चित्रों की उनकी खोज की, और मौला राम के चित्रों की खोज करने के बाद इन्होंने किताब लिखी गढ़वाल पेंटिंग्स, उसमें मौला राम के चित्रों को इन्होंने छापा, ठीक है। और इस प्रकार से मौला राम को प्रसिद्धि हासिल हुई थी आधुनिक भारत में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुकुंदी लाल ने अपना एक म्यूजियम खोला है, संग्रह खोला है, जो कहाँ है, कोटद्वार में स्थित है। तो दोस्तों, यह होती है आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की थी 34 ऐसे प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर आयोग बनाता है उस हिसाब से इसमें जो मतलब मॉडरेट से हाई लेवल के बनाता है, तो उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी मिक्स क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।